नमस्कार। राजनीति के पन्ने कुछ इधर से कुछ उधर से कई कालखंडों के लेकर प्रस्तुत हूं। राजनीति इस देश की एक ऐसे मोड़ पर है जहां हमें कुछ सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। आज यह देश जब कोरोना से पीड़ित है, एक ऐसा सूक्ष्म वायरस जिसे हम देख भी नहीं सकते हैं, और उसका ऐसा आतंक कि दुनिया के लगभग सारे देश घरों में बंद हो गए। कई देशों को लॉकडाउन करना पड़ा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, इंसान की जिंदगी के सारी गतिविधियां बंद हो गई। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई है। ऐसा ही वायरस भारत की राजनीति में भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। यह देश कई मायनों में राजनीति की उस पीड़ा को झेल रहा है जिसकी कल्पना हमें नहीं थी। कई बड़े बड़े आरोप जो शीर्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं उन पर लगे, उनमें वैसे लोग भी जिनके जीवन के पीछे एक लंबा संघर्ष जुड़ा हुआ था, कुछ वैसे लोग भी जिनकी छवि दूर से देखने पर की ईमानदार छवि लगती थी। ऐसा क्यों हो गया? इसमें हमारा और आपका दोष है। अब आप गौर से सोचिए कि जो राजनेता आपके दरवाजे पर वोट के लिए आते हैं, आपका सेवक बन करके आते हैं, आप उनको खुदा बना देते हैं, आप उनको भगवान बना देते हैं, और सारी विडंबनाएं यहीं से शुरू होती हैं। राजनीति के पीछे और राजनेताओं के पीछे जैसे लोग भागते हैं एक झलक पा लेने के लिए, उनके करीब बैठने के लिए, तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो राजनीति में जुड़ा हुआ है उसे तो विचलित कर ही देगा। यही कारण है कि राजनीति के लोग जब गिरे तो बड़ी बुरी तरह से गिरे। लेकिन जो शीर्ष लोगों का गिरना होता है और उठना होता है, उसकी कुछ अलग सीमाएं हैं। उसे कैसे उठना और गिरना चाहिए। उठो तो ऐसे कि सागर से घटाएं उठती, उठो तो ऐसे कि सागर से घटाएं उठती, गिरो तो ऐसे कि पर्वत से है गिरता झरना, बढ़ो तो राह बनाकर खुद नदी की तरह, रुको तो डूबते हुओं का किनारा बनकर, जियो तो जिंदगी ऐसे कि जैसे हो कोई बंदगी, मरो तो मौत भी बन जाए एक नई जिंदगी। उनका गिरना और उठना ऐसा होता है। परंतु राजनीति का भी एक अपना स्वभाव है। इसमें कुछ खामियां भी हैं, कुछ खूबियां भी है। तो एक राजनीति की कविता, राजनीति एक दर्पण है। राजनीति एक दर्पण है जिसमें प्रतिबिंबित होता है हमारे पूरे समाज का रूप। ये वो सागर है जिसमें मिलते हैं, कहीं ये वो सागर है जहां मिलती हैं कहीं गंगा, कहीं यमुना, तो कहीं कर्मनाशा।
इसका मंथन करके देखो, इसका मंथन करके देखो। इसी में कालकूट नामक हलाहल है, इसी में कालकूट नामक हलाहल है। और अमृत कलश भी, लक्ष्मी, धन्वंतरी, रंभा, कामधेनु, कल्पतरु, पारिजात और चंद्रमा भी इसी सागर में समाहित हैं। इसी में हलाहल पीने वाले शिव का भी निवास है। इसीलिए राजनीति सदैव से असाधारण और खास है। वह अपने इल्जामों की परवाह नहीं करती, वह अपने इल्जामों की परवाह नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती, किसी की चाह नहीं करती। सबके लिए खुला है इसका द्वार, जिसके भीतर है नित्य ही राग, द्वेष और तकरार। न ये किसी की विरासत है और न किसी की अमानत, न ये किसी की विरासत है और न किसी की अमानत, न किसी की सल्तनत। इस पांचाली ने सदैव अर्जुन को ही स्वीकार किया है। इस पांचाली ने सदैव अर्जुन को ही स्वीकार किया है, जिसके तर्कश में लक्ष्य वेधी वाण होता है। और इसी याज्ञसेनी में जिसके बसते हैं प्राण। न तो वो विधवा है, न तो ये विधवा है, न सुहागिन है, न तो ये विधवा है, न सुहागिन है, न कुंवारी है। इस चीर जौना की बाहों में आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। यह नाग कन्या सहस्र जिह्वा है, जो वचन निभाना नहीं जानती, किसी एक से दिल लगाना नहीं जानती। जिसके दिल में कभी बसती है एक रोज, फिर उसे डसती है। राजनीति का यही युग युगांत का स्वभाव है। ये केवल उसी की दीवानी बनती है जिस दौर में जिसका सर्वत्र ही प्रभाव है। ये चंद्रमुखी है, केवल उसी की सूरजमुखी है जो अपने प्रकाश बिंदु पर प्रभासित है और जहां भी है वहीं सुवासित है। राजनीति के बिखरे पन्नों में हम शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसका नाम था, अभी रिसेंटली ये फिल्म आई थी, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। अब वैसे गौर करें तो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री को एक नहीं कई मिल जाएंगे, और कैसे मिलेंगे यह खोजना आपका काम है, मैं सिर्फ इंगित करूंगा। एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री का मतलब एक किसी घटना के कारण, दुर्घटना के कारण कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे वह प्रकाश में आ गया, अस्तित्व में आया, पद पर आया। और जो सुनी, अब ऐसे राजनीति में जो सफलता को लोग प्राप्त करते हैं उसके कई स्तंभ हैं। संघर्ष है, संगठन है, षड्यंत्र है, संयोग है, या ऐसी कई सीढ़ियां हैं। किसी को कोई कहता है कि सौभाग्य है। अब सौभाग्य क्या है? सौभाग्य को ही हम कहते हैं कि एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल, अब गौर करिए, देश की आजादी के बाद इस देश का प्रधानमंत्री कौन होता? यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात मान ली जाती, गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब डिसॉल्व हो जाना चाहिए, कांग्रेस को विघटित कर दीजिए। कांग्रेस की स्थापना सिर्फ देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए
की गई थी। इसका उद्देश्य देश की आजादी की लड़ाई लड़ना था। अब देश आजाद हो गया, इसमें काफी लोगों की सहभागिता रही है और कांग्रेस के काफी लोग जो आज सोशलिस्ट हैं या दूसरे दल में हैं, उनकी भी सहभागिता कांग्रेस में रही। तो कांग्रेस के प्रति पूरे देश की जनता के एक अलग किस्म का आकर्षण है। अगर राजनीति के प्लेटफॉर्म के रूप में, दल के रूप में इसका प्रयोग होगा तो निसंदेह लोग जो हैं आत्ममुग्ध होकर के कांग्रेस के प्रति वो उनका झुकाव हो जाएगा। इसीलिए गांधी जी ऐसा चाहते थे कि कांग्रेस का विघटन हो जाए और फिर नेहरू जी जिस तरह की राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं वो पार्टी बना लें, लोहिया जी बना लें, जयप्रकाश जी बना लें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना लें, जिनको जो जी मैं बना लें। और तब अगर ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस पार्टी नहीं होकर मान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई गठन किया होता, लोहिया जी ने कोई इंडियन सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया होता, जनसंघ की स्थापना होती, इस तरह की पार्टियां बनती, तो इसका 1952 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसका परिणाम जो आया उससे सर्वथा भिन्न होता। हो सकता है कि पहले दौर से ही यदि ऐसा मान भी लें कि नेहरू जी ही बहुमत को प्राप्त करते, हो सकता है, ऐसा हो सकता था, लेकिन इसकी बहुत संभावना भी नहीं दिखती, क्योंकि जो भी उस दौर में जो लोग थे